आज की क्लास में प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहली क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है एंसेंट की, और ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको एक जनरल डिस्कशन किया गया था, आपके यहाँ एक हल्का सा ओवरव्यू दिया गया था कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इनके बारे में हल्का सा बताया गया था आपको। और अब हम आगे चलते हैं, संस्कृतियों के विकास की हम बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आरंभ में तो जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो केवल और केवल पशुपालन किया करते थे। पशुपालन से भी पहले कहें तो वो सिर्फ इधर उधर जा करके जब भूख लगी तो जानवर को मार लिया, कंदमूल खा लिए, ऐसा चलता था उनका। उसके बाद वो पशुपालन करना शुरू किए। पशुपालन के बाद जब उन्होंने कृषि आरंभ की, आग का आविष्कार होने की वजह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी। तो उसके बाद धीरे-धीरे गाँव बसने लगे। गाँव बसे तो संस्कृतियाँ बसी। संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है, ये आपका आज का प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको आप पढ़िएगा और अगले दिन हम डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा जो है नॉलेज बढ़ेगा, ठीक? तो संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ये ढूंढिएगा और प्रयास कीजिएगा कि ऑथेंटिक सोर्सेस से आप इसको ढूंढें, ठीक? तो प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन सी थी, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कायथा संस्कृति है आपकी, 2000 से 1800 ईसा पूर्व की ये मानी गई है। इसके बाद मालवा संस्कृति है। अच्छा, किस नदी के किनारे है, ये भी कल आपको बताया था मैंने कि आरंभिक जो गांव हैं, आरंभिक जो सभ्यताएं हैं, वो नदी के किनारे क्यों बसी थी। कारण ये था कि भाई तकनीकी तो थी नहीं उस समय ना। जैसे आप आज अपने घर पर हैं, नदी से कोसों दूर है, लेकिन आपके घर तक पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि तकनीकी माध्यमों से आपके घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नदियों से नहरें काटी जा रही हैं, नहरों से गुले काटी जा रही हैं ना, या फिर पाइपलाइन के थ्रू आपके घर तक पानी आ रहा है, नल तक। बट पहले तो ऐसा था नहीं। तो जितनी भी आवश्यकताएं थी वो पानी के इर्द गिर्द घूमती थी, आदि मानव की या अर्ली ह्यूमन की। और इस कारण से क्या होता था कि उसे नदी के किनारे आसपास रहना पड़ता था। और साथ ही साथ जो नदी के आसपास की जो जमीन होती है वो काफी उपजाऊ भी होती है। और कृषि वहां पर प्रमुख, या कहे कि एकमात्र आजीविका का साधन था आदि मानव की। तो इस वजह से उनको वहां रहना पड़ता था। उनके बाद जानवर थे, जानवरों को पानी पिलाना है तो भाई पानी नदी के किनारे मिल जाएगा। तो काफी जो भी कुछ जीवन के लिए आवश्यक है कहीं एक प्रकार से, तो वो सब कुछ नदी के किनारे ही मिलता था। ये कारण है कि नदी के किनारे ही आपकी जितनी भी वैश्विक, सिर्फ भारत की ही बात नहीं की जा रही है, वैश्विक सभ्यताएं जो हैं वो नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं, ठीक। तो इसी क्रम में ताम्रपाषाण काल के समय कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई है, देखिए संस्कृतियां। तो चंबल नदी के किनारे कायथा नामक संस्कृति, वैसे बहुत ज्यादा तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कंपटीशन तो हाई हो चुका है, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा एज इट इज, ठीक। नर्मदा नदी के किनारे मालवा संस्कृति थी। राजस्थान के उदयपुर में, ठीक, आहार संस्कृति थी। गुजरात के तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है, वहां पर प्रभास प्रभास संस्कृति है, ठीक। और महाराष्ट्र के धुलिया में सावाल्दा संस्कृति है, ठीक। गुजरात के तटीय क्षेत्र में रंगपुर संस्कृति है। महाराष्ट्र में जो दायमाबाद व इमाम गांव है, उसकी संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि दायमाबाद और इमाम गांव का नाम आप बार बार अब आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें सुनते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण है, वो आपस में आपको जानकारी रहती रहती है। आप इतना बार एग्जाम दे चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो थी कुछ संस्कृतियों की बात। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। वैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं सामान्यतः तो सीधे आप सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाते हैं, उसको पढ़ना आरंभ कर देते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ विशेष जो संस्कृतियां हैं जो हमारे भारत के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनका थोड़ा सा बोध होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता है ना, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कहाँ से आए वाला एक हमारा हो जाता है ना मोमेंट, तो वो ना हो इसके लिए आपको सब पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु क्या है और इसकी कौन कौन सहायक नदियां हैं, कल ही आपको मैंने बताया था।
है ना? तो देखिए रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब, याद रखना है आपको। रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्यों इनको सहायक नदियां कहा जाता है? तो इस संबंध में भी कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई बहुत बड़ी नदी से उससे आकार में छोटी नदियां जब मिलती हैं संगम में किसी, तो उसके संगम में मिलने के बाद बड़ी नदी के नाम से ही उसे जाना जाता है। ठीक है, अगर दो समान आकार की नदियां आपस में मिलेंगी तो नाम चेंज हो जाएगा। उदाहरण है आपके उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा। तो देखिए आपके अपने प्रदेश में ही इसका उदाहरण आपको मिल जाता है। जब भागीरथी अपने उद्गम स्थल से निकलती है गौमुख से और आती है देवप्रयाग तक, तो उस बीच बहुत सारी नदियां जो हैं वो भागीरथी में मिलती हैं, लेकिन नाम भागीरथी ही उसका रहता है। लेकिन जैसे ही वो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, क्योंकि अलकनंदा भी एक बहुत बड़ी नदी है और भागीरथी बड़ी नदी है, लगभग समान है एक प्रकार से आकार में, तो इस कारण से दोनों समान नदियां एक साथ मिलने के कारण उनका नाम चेंज करके गंगा पड़ जाता है। ऐसे ही आपने ध्यान दिया होगा कि जब गंगा भारत से जाकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियां आपस में मिल रही हैं तो उनका नाम क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो जा रहा है। इस तरह से आप जान सकते हैं, ये भी आपका एक थोड़ा सा कहीं की कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब बहुत बड़ी नदियां हैं, लेकिन सिंधु नदी के अपेक्षा थोड़ा सा इनका जो आकार है या वॉल्यूम है वो कम है, इस कारण से ये सब इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख शहर है वो हड़प्पा है और हड़प्पा ही इसकी राजधानी भी है। इसी वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कई बार कह देते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कह देना इसको उचित नहीं होगा, राइट? क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है ना? तो कि सिर्फ एक शहर के नाम पर क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था उसको इसका नाम दे देना उचित नहीं है। ठीक? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों महानगर इस संस्कृति की राजधानी थे। बताया था कल मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, जिसमें से जो हड़प्पा है वो कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है, और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका पाकिस्तान के सिंध में है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। भारत में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो हड़प्पा संस्कृति या फिर कहें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती है, ये भी आपके लिए एक प्रश्न रहता है, इसको आप नोट कीजिएगा। देखिए लोथल है, कहाँ है, गुजरात के आसपास। ठीक है, कालीबंगा है, राजस्थान के आसपास। रोपड़ है, आलमगीरपुर है, सुरकोतका है, तथा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो तो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इस संस्कृति के अन्य नगर हैं। अब ये जो नगर हैं इनके संबंध में ए टू जेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये नगर कौन सी नदी के किनारे थे, कालीबंगा किस नदी के किनारे था, कहाँ पर था, यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है, ये ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है या नहीं? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो जो है वो वहां पर एक बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है। स्नानागार क्या होता है, मतलब आज की डेट में स्विमिंग पूल कह लीजिए इसको आप। ठीक, और इसी प्रकार से बनावली जो कि हरियाणा के हिसार में है, से मिट्टी का हल पाया गया है। ठीक है ना, कालीबंगा से जुते हुए खेत पाए गए हैं। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, तथा सुतकोदरा से आपका बलूचिस्तान और बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, ये प्रमुख प्रमुख बातें हैं। समय कम है, इस कारण से हमको बहुत कंसाइज मैनर में ये पढ़ाई करनी हो रही है या फिर कहीं की नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि और डिटेल में डिस्कशन करना है इनके बारे में तो बोल दीजिएगा, मैं डिटेल डिस्कशन कर लूंगा। बट उससे क्या होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइमली हो नहीं पाएगा पूरा, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपके 2 एग्जाम हैं आने वाले समय में मार्च में। स्क्रीनिंग का 21 मार्च को है और अगर यूटेट आपने भरा होगा तो वो आपका 24 मार्च को है। और दोनों ही परीक्षाएं जो हैं आपकी दोनों में ये अच्छा खासा जीएस आता है जो एसएसटी वाले हैं उनके लिए। यस और नो? तो उसमें आपको सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ना है बल्कि भूगोल, उत्तराखंड बहुत कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास समय कम है। इस वजह से सिर्फ बहुत कंसाइज मैनर में हम इनको कर रहे हैं। ठीक, बाकी डिटेल पढ़ना होगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं डिटेल में आपको ये डिस्कस कर दूंगा।
तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी डेप्थ से पूछा जाता है तो वहां पर हम डेप्थ तक जाएंगे, लेकिन कुछ फैक्चुअल होते हैं तो उसमें हम डेप्थ तक नहीं जाएंगे। इस संस्कृति को मात्र सत्तात्मक कहा जाता है क्योंकि इस समय ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को प्राथमिक स्थान दिया गया था कुछ विशेष क्षेत्रों में। ठीक, बाकी तो पुरुष प्रधान ही हमारा समाज रहता है, चाहे कहीं भी हम बात कर ले, कोई भी समाज है वो मात्र सत्तात्मक सिर्फ नाम मात्र का होता है। ठीक है, सत्ता हमेशा पुरुष के हाथ में ही रहती है, आपने देखा ही होगा। सत्ता का अर्थ ये ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। सत्ता का मतलब है कि प्रायोरिटी जो होती है जो वो पुरुषों की बातों को दी जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े शहर, बंदरगाह, उन्नत स्तर के बने पत्थर, ईंट आदि बनाए गए हैं या पाए गए हैं। अच्छा, चहुंदड़ों की बात करते हैं। ये तो आपका था, क्या आपका अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। इसके बाद चहुंदड़ों को आर्थिक राजधानी के रूप में देखा गया है, ये भी आपने नोट कर लेना है। चहुंदड़ों क्या है, यहाँ की आर्थिक राजधानी है। या फिर ये ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी कौन है या किसे कहा जाता है, तो चहुंदड़ों को कहा जाता है। अब चहुंदड़ों में क्या विशेष पाया गया है, तो पहला तो ये है कि भाई चहुंदड़ों में मनके बनाने का कारखाना मिलता है एक, ठीक है। इसके अलावा लिपस्टिक और कई सारे जैसे कंघा है, ईंट है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब ये सारी चीजें ही लिखना आवश्यक आपका नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जा रहा है एग्जाम में कि चहुंदड़ों के संबंध में कि ये यहाँ की आर्थिक राजधानी है, बस हो गया। ठीक है, तो हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करना। इस काल की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं को लिखी जाती थी। दो लिपियों का जिक्र यहाँ पर है, या कहें कि जो साक्ष्य मिले हैं दो प्रकार की लिपि के मिले हैं। एक में देखा गया है कि वो दाएं से बाएं की ओर चलती है, और एक में देखा गया है बाएं से दाएं की ओर। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं है, जबकि खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं है। अब इसको समझिएगा ऐसे कि आपने हिंदी लिखी होगी, हिंदी आप लिखते ही हैं, अंग्रेजी आप लिखते हैं, तो कहाँ से चलती है वो, आपके लेफ्ट टू राइट चलती है। अभी लिख के देखो जरा, कोई वाक्य लिखो तो आप बाएं से दाएं क्यों लिखोगे, यस और नो। तो ब्राह्मी लिपि भी ऐसी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं है। तो अगर आप में से किसी को उर्दू का नॉलेज हो या कभी आपने उर्दू पढ़ी हो, तो आपको जानकारी होगी कि उर्दू हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इस प्रकार से लिपियां जो होती हैं या तो बाएं से दाएं होती हैं या दाएं से बाएं होती है। दो लिपियों का जिक्र है यहाँ पर, ब्राह्मी लिपि का जो कि बाएं से दाएं है, और खरोष्ट लिपि का जो कि दाएं से बाएं है। याद रखना है, हाँ, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये तथ्य। इसी समय इस समय अंतिम संस्कार के लिए तीन प्रथाएं थी। वो कौन कौन सी प्रथाएं थी, देखिए। दाह संस्कार, जो कि हमारे हिंदू समाज में होता है। पूर्ण समाधिकरण, यानी कि अगर कोई मृत है तो उसके शरीर को पूरी तरह से क्या किया जाता है, आपका जमीन में गाड़ दिया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में, देखा होगा आपने इसको, मुस्लिम्स में देखा होगा, क्या करते हैं, शरीर को दफना देते हैं। ठीक, तो ये होता है पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, ये विशेषकर आप याद रखिएगा, आंशिक समाधिकरण किस धर्म से संबंधित है या किस समुदाय से संबंधित है, तो ये पारसी लोग करते हैं ऐसा। इसमें क्या होता है ना, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान में ऐसा होता होगा, शायद ही ऐसा हो, लेकिन उस काल में ऐसा रहता होगा। ठीक है, तो ये रहता क्या होगा, हमें इतिहास में हम पढ़ रहे हैं और लिखा हुआ है, तो हमको उसको स्वीकार करना ही चाहिए। तो तीन प्रकार के अंतिम संस्कार की प्रथाएं थी। दाह संस्कार, जो कि हमारे वहां होता है, आप जानती हैं, पूर्ण रूप से हम जला देते हैं। और जो नहीं जलने वाला भाग होता है, अवशेष जो होता है, जैसे हड्डी और राख जो होती है, उसको हम नदी में बहा दिया करते हैं। और पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। ठीक है, आंशिक समाधिकरण किससे संबंधित है, पाठ से संबंधित है, याद रख लीजिएगा आप। लोथल से तीन युग्म समाधिकरण प्राप्त होते हैं, है ना। और एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया गया है, मतलब जब खुदाई हुई होगी तो पाया गया होगा वहां पर। अब मनुष्य तो मिलेगा नहीं इतने वर्षों बाद, तो हड्डियां ही होंगी, स्पेशली क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड्डी कभी भी आपकी समाप्त नहीं होती। आप कभी भी देखेंगे तो आपको कंकाल मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लोथल से तीन युग्म समाधिकरण मिलते हैं। पहले तो ये नोट कर लेना, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है या फिर इसको हाईलाइट कर लेना है कि तीन युग्म समाधिकरण कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है ना। इसके बाद तीन युग्म का मतलब है कि एक युग्म मतलब होता है कि दो एक साथ, जोड़ा बोलते हैं ना, जोड़ा हम, है ना। जैसे आपके दस्ताने पहनते हैं आजकल आप,
ठंडे में दस्तानों का जोड़ा होता है, पैरों में मोजे पहनते हैं उनका जोड़ा होता है, ऐसे ही जोड़े को हम बोलते हैं युग्म। तो 3 अलग-अलग युग्म समाधिकरण मिले हैं, है ना? अब वो किसके हैं ये हमको नहीं पता। कालीबंगा से एक युग्म समाधिकरण मिला है ना? कब्र में 2 लोग एक साथ दफनाए गए हैं। तो कहाँ-कहाँ से युग्म समाधिकरण मिले हैं? लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। रोपड़ से शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में किस क्षेत्र से शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। लोथल में ही जहां पर अभी 3 युग्म समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, वहां पर शव के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये विशेष बातें हैं। शव के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया था? तो रोपड़ में। शव के साथ बकरे को कहाँ दफनाया गया था? तो लोथल में। प्रश्न ऐसा पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा संस्कृति में किन जानवरों को शव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन में कुत्ता, बकरा, बाघ। बाघ तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? तो स्पेशली कुत्ता, बकरा ये आदि आपको मिलते हैं साक्ष्य। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस संस्कृति में 3 सिंह वाले पुरुष देवता की चिन्हित मोहर मिलती है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे देव की इस समय पूजा की जाती थी जिसकी 3 सिंहें हुआ करती थी। साथ ही एक मृदा में योगी पद्मासन मुद्रासन में बैठा हुआ ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता है। एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा ये मिलते हैं, ठीक? और एक आसन के पीछे पर भैंसा तथा आसन के पैरों के पास 2 हिरन ऐसे चिन्ह मिलते हैं। तो ये जो चिन्ह हैं, ये क्या है? ये स्पेशली ये माना जाता है कि उस समय बाघ की पूजा की जाती होगी और बाघ को हम मानते हैं किसकी सवारी? दुर्गा माँ की सवारी, है ना? हाथी की पूजा की जाती होगी। हाथी किसका होता है? इंद्र का होता है, ऐरावत है, आपको याद होगा तो, ठीक है ना? गैंडे की तो ये इस प्रकार से क्या है, कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस समय इन सब की पूजा की जाती हो, ऐसा। इतिहासकारों का मानना है कि मुहर पर चिन्हित जो पशुपति महादेव हैं, जो मोहर है जिसमें 3 सींग वाले जो पुरुष देवता मिल रहे हैं, उनको पशुपतिनाथ इन्होंने माना है। पशुपति मतलब पशुओं का पति, यानी कि जो पशुओं में श्रेष्ठ हो, ठीक? तो अब हम मानते हैं जो शिव हैं, शिव का ही एक रूप है पशुपति, तो पशुपति महादेव का इसमें साक्ष्य मिलता है और वर्तमान में कहाँ है ये आपका? नेपाल में है, काठमांडू में, आपको जानकारी होगी। ऐसा भी कई बार अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इस समय या इस सभ्यता में लिंग की पूजा का प्रचलन था और लिंग किसका? शिवलिंग का। तो इसीलिए जो अब ये आप लोगों को ध्यान देना है कि ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। अब अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? आपके जो विश्वास होते हैं, आपके जो फेथ होते हैं ना, उनके आधार पर आप अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है? राइट, समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे माना कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, थोड़ा-सा उदास है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि आप अगर किसी के डाँटने पर उदास होते हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद किसी ने इसको डाँटा है तभी ये उदास है ना? आप अगर आपका पैसा खो जाता है या फिर आपके कम मार्क्स आते हैं, तब आप उदास होते हैं, आप सोचते हैं कि हो सकता है कम मार्क्स आए होंगे या पैसा खो गया, कोई नुकसान हो गया तब ये उदास है। तो ये अनुमान के आधार पर हम क्या करते हैं, सॉरी, अपने जो विश्वास होते हैं उसके आधार पर अनुमान लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे तो भारतवर्ष में अधिकांश लोग जो हैं वो शैव धर्म के हैं, तो शिव को ज़्यादा मानते हैं। इस कारण से ऐसे अनुमान लगाने की संभावनाएँ अधिक है, ठीक है? समय पर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी, है ना? तो पीपल के वृक्ष की पूजा तो आप जानती हैं हमारे हिंदू धर्म में अधिकांशतः आपको दिखती है, हर जगह होती रहती है और जहाँ-जहाँ शिव की पूजा होती है, वहाँ पर निश्चित रूप से पीपल का पेड़ ज़रूर आपको दिखाई देगा। येस और नो? पशुओं में एक सींग वाला गैंडा की कुबड़ वाले सांड की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि गौ माता पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब ये याद रखना है आपको कि किस सभ्यता में गौ पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके बाद जब हम वैदिक काल में आएँगे तो वहाँ पर आपको गौ पूजा के साक्ष्य मिलेंगे और गाय को प्रमुख वो माना गया है, ठीक है? पशु माना गया है, गौधन भी माना गया है उस समय। अभी पढ़ेंगे हम आगे वैदिक काल में, राइट? तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति तक गौ पूजा नहीं होती थी। ऐसे साक्ष्य यहाँ पर किसी प्रकार के नहीं मिले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ बोल दीजिएगा, मैं और डिटेल। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह पाया जाता है। अब स्वास्तिक क्या होता है? इसका चिन्ह कैसा होता है? ज़रा बनाओ अपनी कॉपी में अभी-अभी फटाफट बनाओ जल्दी से, ठीक है? और बना करके उसका फ़ोटो खींच करके मैं तुमसे माँगूँगा फिर व्हाट्सएप पे। स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। और मोहनजोदड़ो क्या है?
हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का एक राजधानी है, याद रखना है। अब स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है और हमारे यहाँ जो भी अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, वहां पर अनुष्ठान होने से पूर्व सबसे पहले आपने देखा होगा पंडित जी स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, है ना। इस समय हड़प्पा के पास के समय ताबीज पहनते थे, ठीक। और ताबीज के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं और इसका जो अर्थ था वो ये था कि भैया भूत प्रेत से बचना। ताबीज में क्या होता होगा, कई बार कई लोग बोलते हैं भालू के बाल होते थे, इस टाइप की चीजें। अब इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ताबीज मिले हैं इस पर बात करते हैं। और आप जानते हैं ताबीज का महत्व जो है कहाँ है, वो मुस्लिम धर्म में ज्यादा है इस चीज का, ठीक। तो ये जो सभ्यताएं हैं ये प्रमाण दे रही हैं कि इस समय अलग अलग धर्म को मानने वाले, हालांकि धर्मों के नाम नहीं रखे गए थे, बट यहाँ पर आपको मिलते हैं। हड़प्पाई लिपि में मछली, चिड़िया और मानव कृति प्राप्त होती है, याद रखना है। लिपि में हड़प्पा की जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि, ठीक है, में मछली, चिड़िया और कौन, मानव कृति। मानव की आकृति, मतलब मानव कृति को अगर आप वो करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, मानव की आकृति, ठीक, मानवाकृति हो जाएगा आपका, प्राप्त होती है। तो कौन कौन प्राप्त होती है लिपि में, मछली, चिड़िया और मानवकृति। प्रश्न पूछ देगा आपसे वो कि हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है, तो मछली, चिड़िया, मानवकृति या गाय की साक्ष्य। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गाय के साक्ष्य। गाय के संबंधी कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कि पूजा पाठ की जा रही है उनके साथ। अब हम बढ़ते हैं वैदिक कालीन सभ्यता की तरफ। तो अब यहाँ पर आने से पहले, वैदिक काल पढ़ने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम इनकी, कि देखो जो हड़प्पा संस्कृति थी ना, इस संस्कृति में पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर जो आदि मानव रह रहे होंगे जिन क्षेत्रों में, उन्होंने इस सभ्यता को बसाया था, ये तो निश्चित है। लेकिन ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति जो थी, अब यहाँ पर विदेश की जो सभ्यताएं हैं उनके साथ, बेबीलोन वगैरह की सभ्यताओं के साथ व्यापार करने के साक्ष्य मिल रहे हैं। अब बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो अभी अभी लिखवाया था आपको मैंने, सुतकाडेगरा, सर है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। सौ में छोटे ओ की मात्रा, आधा तो, कौ में आगा डंडा, अंक का बिंदु, गौ में ए की मात्रा, डौ में ओ की मात्रा और रॉ, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है, ठीक। तो अब विदेशों से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो ये जानकारी मिल रही होगी बाहर के सभ्यताओं को कि भाई जो भारत की या फिर भारतीय क्षेत्र की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत उन्नत सभ्यता है और इस वजह से लोग यहाँ आना चाह रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया में रहने वाले आर्य थे उन्होंने यहाँ आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट करके अपने सभ्यता यहाँ पर बसाई। कई इतिहासकार मानते हैं इसको, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा है जो इसको स्वीकार करते हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि सभ्यता के समाप्त होने का जो प्रमुख कारण था वो था भयंकर आपदा आई होगी, जैसे बाढ़ वगैरह, जिस वजह से ना तो इस समय के जो बड़े बड़े मकान थे वो बचे, ना ही कोई विशेष साक्ष्य इसमें बचे, राइट। क्योंकि देखो ना, अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है आक्रमण करने के लिए, जैसे आप ही हो, आप ही आक्रमण करने जाओगे, अगर माना कि आप नैनीताल चले गए, आपने नैनीताल को कैप्चर कर लिया, तो क्या नैनीताल के बड़े बड़े जो मॉल हैं, है ना, बड़ी बड़ी दुकानें, उनको आप तोड़ ताड़ करके फिर कैप्चर करोगे, नहीं ना। आप तो उसी रूप में कैप्चर कर लोगे उसको। तो इसी वजह से, क्योंकि जब आर्यंस यहाँ आते हैं तो उसके बाद दोबारा से जो सभ्यता है वो बहुत बुरी स्थिति में आ जाती है और पुनः इनको सभ्यता बसानी पड़ती है। इससे प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं आपदा रहा होगा, बाढ़, भूकंप आदि के कारण ही ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। अब आपदा में भी बाढ़ को मानने का कारण जो है वो ये है इतिहासकारों का, क्योंकि सभ्यता पूरी तरह से नदियों के किनारे थी और नदियों में तो बाढ़ आना आम बात है ना। तो हो सकता है कि बाढ़ आई हो और ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो। अच्छा, कुछ इतिहासकार अगर ये मानना चाहते हैं कि इस समय कुछ बहुत भयंकर महामारी हुई होगी, जैसे कोरोना भी हो रहा है ना, इसलिए यहाँ के सब लोग मर गए, सभ्यता खत्म हो गई, तब भी एक प्रश्न रह जाता है कि अगर लोग मर भी गए तो लोग मरने से उस सभ्यता के जो बड़े बड़े भवन थे वो कैसे टूट गए, है ना। तो इस वजह से बाढ़ का आना या कोई प्राकृतिक आपदा का आना इस सभ्यता के अंत होने का प्रमुख कारण हम लोग मान सकते हैं। आप लोग भी इसको स्वीकार कर सकते हैं, तर्कों के आधार पर कहा जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब हड़प्पा संस्कृति के पतन के उपरांत भारत में आर्यों का आगमन होता है, जो कि मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे, अतः इनका कोई निश्चित निवास नहीं था। निश्चित निवास नहीं था उसका एक कारण ये था, देखो, क्योंकि ये पशुपालन करते थे।
ये कृषि नहीं किया करते थे ना, तो पशुपालक जो होते थे, कल बताया था आपको मैंने भाई, आप मानो कि आपके 1000 पशु हैं, आप हल्द्वानी जैसे शहर में रह रहे हो, शहर नहीं गाँव है माना हल्द्वानी, खूब सारे जंगल है यहाँ पर, आपके 1000 पशु जो है यहाँ के जंगल की घास को चर लेंगे, 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट, है ना? उसके बाद घास उगने में समय लगेगा, तो आपके पशुओं को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, दूसरी स्थान पे चले जाएँगे और दूसरे स्थान की घास जब तक तुम्हारे पशु चरते हैं, तब तक यहाँ घास हो जाएगी, अभी तो आप यहाँ फिर वापस आ सकते हो। इस प्रकार से घुमंतु प्रवृत्ति के ये हो जाते थे, जो पशुपालक हुआ करते थे। तो इसी वजह से आर्यों को पशुपालक कहा गया है और इनका जो जो मेन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक था, जो विशेषता थी, वो ये थी कि भयंकर टाइप के लड़ाका थे। ठीक है? अच्छा, इसका प्रमुख कारण पशुपालन का बता ही चुका हूँ आप लोगों को, है ना? जैसे आम भी भेड़ चरने वाले करते हैं, आज भी भेड़ चराने वाले करते हैं, आपने देखा होगा, है ना? ये युद्ध प्रिय थे, युद्ध की बहुत सारी कलाओं में पारंगत थे ये लोग। सिंधु घाटी के पतन के उपरांत उस सभ्यता की उन्नत सामाजिक व्यवस्था का ढांचा पूर्णतः या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, मतलब कुछ बचा ही नहीं, ना मकान, ना दुकान, ना बाजार, ना बंदरगाह, कुछ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। अन्नागार वगैरह बहुत कुछ थे वहां पर, सब कुछ समाप्त हो चुके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखना कि मैंने ये बताया है आपको कल भी कि या इससे पहले भी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आप लोग, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो आपको अभी लगेगा, हो सकता है कि पढ़ने के बाद आप लोगों में से किसी को लगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस थे बट हमने नहीं डिस्कस किए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, हर सैटरडे को और अब संडे को भी करेंगे हम, तो सैटरडे संडे को जो क्वेश्चंस डिस्कशन हम करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना, चाहे पीसीएस में हो चाहे आपके पीजीटी वगैरह में हो, वहां पर कुछ प्रश्न ऐसे जो बहुत बार पूछे गए हैं और हमने डिस्कस नहीं किए, तो उस समय हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल निराश नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि कुछ टॉपिक छूट गया, टॉपिक सारे कवर होंगे, आपको कुछ छूटेगा नहीं। बट अभी स्पीड में हम वो पढ़ेंगे जो आपने बहुत कम सुना होता है या फिर जिसकी जानकारी कम रहती है, विशेषकर जो तथ्यात्मक चीजें होती है वो अन ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में नगरीकरण तथा वृहत व्यापार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यानी कि ऋग वैदिक काल जो होगा, जिसको हम पूर्व वैदिक काल या कहें कि प्राग वैदिक काल कहते हैं, है ना, ऋग्वेद की रचना इस समय हुई थी, इस कारण से इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो इस समय व्यापार के या नगरीकरण के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ठीक, 1000 ईसा पूर्व में, जो कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का क्या है, एक डिवाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, आप देखिएगा कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन है, उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो डिवाइडिंग फैक्टर हो जा रहा है आपका। क्यों है, इसका कारण ये है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई। कल बताया था आपको मैंने, खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। खोज जो कि एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, ऑलरेडी विद्यमान है पहले से, बट हमको नहीं पता कहां पर है, और अचानक से हमको मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं खोज। ठीक, और आविष्कार जो कि कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था लेकिन आपने अब पहली बार बनाया है, जैसे कि मोबाइल फोन, है ना, एग्जाम्पल दिया था, जैसे टेलीविजन हो गया आपका, पहली बार बना रहे हैं आप, वैक्सीन हो गई, तो इनके आविष्कार हुए हैं। तो लोहे की खोज होने के उपरांत क्या हुआ कि कृषि कार्य में बहुत सुधार हुआ, क्योंकि आप जानते हैं लोहे के हल बने, लोहे के हथियार बने, उससे क्या है कि आसानी से आप खेती वगैरह कर सकते हो ना। और साथ ही साथ युद्ध जो नीति थी उसमें भी परिवर्तन होने लगे, क्योंकि अब लोहे से बड़े बड़े हथियार बनने लग गए। तो इस काल में लोहे की खोज के उपरांत कुछ सुधार आया और लोहे का प्रयोग कृषि और युद्ध के लिए किया जाने लगा। इससे संभवतः ये ऐसा है कि एक नए युग का आरंभ हुआ, उस युग को हम वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल कहते हैं, कि वैदिक काल का उन्नत काल कहा जाता है। उन्नत मतलब कि जो कि थोड़ा सा अच्छा हो पहले से, है ना, आधुनिक हो, और इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस काल में क्या क्या विशेषता थी ये भी हम जानेंगे। चलिए, अब ये कुछ तथ्य हैं आपके लिए, क्लास के बाद हमेशा आपको पता ही है कि एक दिन की क्लास के बाद हम उनके तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमने हड़प्पा संस्कृति, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाती है, उसको डिस्कशन किया है और कुछ विशेष बातें हमने उसकी जानी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हमने की है। अब जो तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको एज इट इज लर्न करने होते हैं, वो आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ूंगा। देखिए, कौन सा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे था, ठीक, और किसके द्वारा किसके द्वारा उसकी खोज की गई, है ना, और वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ये आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है आज वो कहाँ पर है,
ये भी जरूरी है, प्रश्न ये भी कई बार देखने को मिलते हैं आजकल। पूछ देगा आपसे कालीबंगा जो है वर्तमान में किस स्थान पर है, ठीक। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है। पंजाब में भी पश्चिमी पंजाब, जो कि मोंटगोमरी जिले के नाम से जाना जाता है। और उत्खननकर्ता कौन थे इसके? राय बहादुर थे, दयाराम साहनी थे, है ना, व्हीलर माधव स्वरूप वत्स थे। इनमें से राय बहादुर और दयाराम साहनी का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ष किस वर्ष में हुई थी खोज? तो 1921 में हुई थी, ठीक। कल ही मैंने आपको बताया था कि नर्मदा घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो रिकॉल कीजिए फटाफट और लिख लीजिए चैट बॉक्स में आप। नर्मदा घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, फटाफट आप लोग इसमें लिखिए चैट बॉक्स में, ठीक है, मैं चेक करूंगा अभी। प्रमुख नदी कौन सी है? रावी नदी है। रावी नदी किनारे की सभ्यता है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए, यहाँ से अन्न के भंडार मिलते हैं, ठीक है, कांस्य की गाड़ी यानी कि कांस्य की गाड़ी मिलती है, और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिलती है, गरुड़ के चित्र मिलते हैं, मुद्रा मिलती है, मछुआरे के चित्र मिलते हैं। मछुआरे के चित्र जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। काशी के दर्पण भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद मोहनजोदड़ो देखो आप, मोहनजोदड़ो कहाँ है वर्तमान में? तो लारकाना जिला, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक, यहाँ पर ये है। और इसको राखाल दास बनर्जी और मार्टिन मर व्हीलर द्वारा इसकी खोज की गई 1922 में, जस्ट एक साल बाद। सिंधु नदी के किनारे ये है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो रावी के किनारे है। रावी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, याद रखना है आपको। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? सॉरी, हड़प्पा जो है वो आपका रावी के किनारे है और मोहनजोदड़ो कहाँ है? आपका सिंधु के किनारे है, ठीक है। विशाल स्नानागार मिलता है यहाँ से, ये इसकी विशेषता है, भूलना नहीं है आपको। महाविद्यालय के साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ से, बहुत बड़ी बात है ना। और बाकी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये बंदर, एक सिग्गी, पशुओं वाली मुद्राएं, देखिए लिखना आपको सब कुछ है, नोट सब कुछ करना है, बट याद जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा गया है उसको तो स्पेशली कर ही लेना है। लोथल कहाँ है? देखिए, तो वर्तमान में लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, ठीक है। तो अहमदाबाद शहर में है। और किसने खोज की है इसकी? तो रंगनाथ राव ने की है। कब की है? 1995 55 में की है। और साथ ही साथ 1962 में भी कुछ साक्ष्य इसके मिले हैं, जिसके माध्यम से कुछ नई बातें इसके संबंध में निकल करके आई है, ठीक। कौन सी नदी किनारे है? नदी का नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं है, भोगवा, 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 ठीक है। नदी का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों ने, ओके। फिर क्या यहाँ से विशेष मिलता है? तो ऐसा कुछ है नहीं, गोदी बाड़ा मिलता है, इसको आप याद कर लीजिए, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं मिल रहा है यहाँ से, ठीक। हाथी के दांत है, हाँ, 3 युग्म वाली समाधियां यहाँ मिली हैं, ठीक, ये आपको मैंने बताया भी था अभी। फिर है चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किसने इसकी खोज की थी? उत्खननकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके एवं एन जी मजूमदार हैं इसके, ठीक है। एम जी मजूमदार है, एम है वो, हाँ शायद, ठीक है। कौन से वर्ष में हुई? तो 1931। किस वर्ष में हुई है ये तो मुझे लगता नहीं कि आपसे पूछा जाएगा, है ना, बट किस नदी के किनारे है ये, और दूसरा वर्तमान में कहां पर है ये दो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने हैं, ओके। बाकी अगर आपकी याद करने की क्षमता है तो अच्छी, आप सब याद कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये जरूर याद कर लें कि चहुंदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे है, बस ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। मन के बनाने का कारखाना बताया था आप लोगों को, मैं लिपस्टिक बताया था, तो ये यहाँ से मिल जाती है। फिर कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है वर्तमान में? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ है, वहां कालीबंगा मिलता है, मतलब है स्थित। तो ये भी याद कर लीजिएगा आप। किसके किनारे है? घग्गर के किनारे है, घग्गर नदी है ना, उसके किनारे है। अच्छा, घग्गर किस नदी की सहायक नदी है? ये भी आपके लिए प्रश्न है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक, चैट बॉक्स में मतलब। जूते हुए खेत मिलते हैं यहाँ पर। दूसरा, अग्नि हवन के कुंड मिलते हैं। कालीबंगा काफी समय से बहुत पूछा जा रहा है, तो कालीबंगा पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हाँ, ठीक है, इसमें एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं है। जैसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछा थे, आज कालीबंगा से आज की डेट में बहुत प्रश्न देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं? अग्नि हवन का कुंड कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? आपका कालीबंगा में मिलता है। राखी गढ़ी है आपका हिसार में है और घग्गर नदी के ही किनारे है, ठीक है। यहाँ से आपके तांबे के उपकरण मिलते हैं, ये लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कहाँ पर है और किस नदी के किनारे ये स्थित है। इसके बाद कोट दीजी है। अच्छा, मैं स्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ,
तो हो सकता है कि आपको इतना समय ना मिल पा रहा हो, आपकी स्पीड कम हो, तो आप पॉज कर लीजिए वहां पर। जिस पेज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका इजीली हो जाए ये। कोड दीजिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, ठीक है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा कि सिंधु के किनारे है और सिंध में है, ठीक है। कच्ची ईंटों के मकान यहाँ मिलते हैं। बनावली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार में है ये वर्तमान में हरियाणा में, और यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, खिलौने मिले हैं, है ना, बैलगाड़ी मिली है, पहिए के साक्ष्य मिले हैं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ सतलज के किनारे है, वर्तमान में रूपनगर में है, ठीक है, और रूपनगर कहाँ है, पंजाब में। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है, और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, रोपड़ में मिले हैं, ठीक है। देखिए, बहुत डिस्कशन करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, और ये टॉपिक भी नहीं है ऐसा कि डिस्कशन किया जाए, तो इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। रंगपुर कहाँ है, काठियावाड़ में है, गुजरात में पड़ता है ये, और इसके किस नदी किनारे है, तो भादर नदी किनारे है। और ज्वार बाजरा यहाँ से मिलते हैं साक्ष्य के, और 3 संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतना। रंगपुर कहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण है। रंगपुर हो गया आपका, बनावली है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में। आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के। और हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी तो आप जानते ही हैं, जब दिल्ली जाते हैं तो आपको पड़ती है नदी, है ना। तो आपको, आई थिंक अगर दिल्ली गए तो आपको इसकी नॉलेज होगी। तो हिंडन किनारे कौन सा है, आलमगीरपुर, याद रखना है आपको। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी यहाँ पर मिलती है, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो मृदभांड मतलब क्या होता है, बर्तन होते हैं मिट्टी के, बताया था ना आपको। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी कहाँ मिलती है, आलमगीरपुर में मिलती है, ठीक है। फिर देखिए, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर के संबंध में अभी अभी बताया था आपको मैंने कि बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका, राइट। तो बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सुतकांगे डोर में मिलते हैं। और वैसे सुतकांगे डोर क्या है, आपका बंदरगाह है, ठीक, बलूचिस्तान में है वर्तमान में, और दाश्त नदी के किनारे ये पाया जाता है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान में चेनाब के किनारे है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। सुतका क्या है, सुतका को, नहीं ये गलत लिखा है आपने, ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा, ये है, हाँ ठीक है, सुतकांगे डोरी था ये तो, इसके अलावा तो सर सुतका कोह है, ठीक है, हाँ सही है, ओके। मैं सुतको का सोच रहा था, सुतका है आपका नीचे, तो सुतका कोह है आपका ये, ठीक है। ये भी बहुत खास इंपोर्टेंट ऐसा नहीं है, इसको भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, सुरकोत का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ से कलश समाधान मिले हैं, है ना, और घोड़े की हड्डी मिली है यहाँ से। इससे साबित होता है कि घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु रहा होगा इस समय के लोगों के लिए। सरस्वती नदी के किनारे ये है, और कच्छ गुजरात का जो खाड़ी क्षेत्र है वहां पर ये सभ्यता वर्तमान में उपस्थित। चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना काफी है। अब हम कल की क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे, और विशेषकर कल हमारा ध्यान रहेगा किस पर, वैदिक कालीन सभ्यता पर, ठीक है। तो जैसे आज हमने हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस किया है, पढ़ा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, ये कहना एक प्रकार से क्या है कि झूठ होगा, लेकिन फिलहाल हम काफी कुछ डिस्कशन इसमें कर चुके हैं, और हो सकेगा तो आने वाली क्लास में हम एक दो छोटे से टॉपिक में डिस्कशन कर लेंगे जो हमारे रह गए होंगे। बाकी वैदिक काल का डिस्कशन हमारा कल की क्लास में होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हड़प्पा संस्कृति का जितना कुछ आपको आज बताया गया है सब पढ़ें, नोट्स बनाएं, और विशेषकर याद करें, ठीक है। अभी अभी आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, तो आपने ध्यान दिया कि पढ़ा तो आपने था, लेकिन वहां पर क्या है, रिकॉल नहीं कर पा रहे थे आप लोग, तो इस वजह से आपके क्वेश्चन कई गलत भी हुए हैं, ठीक। तो अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए आपको रिविजन करना है, रिविजन रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम होगा तो 2 दिन पहले पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा उसको कल रिवाइज कीजिए, आज जो पढ़ा उसे परसों भी रिवाइज कीजिए, आज जो पढ़ा उसको रोज रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, ओके, आज की क्लास यहीं पर वो करते हैं। कोई भी अगर आप लोगों का प्रश्न है तो प्रश्न आप लोग पूछ लीजिए।